हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। तो उसमें अपन ने एक नया पार्ट स्टार्ट कर दिया था, विद्युत फ्लक्स। और अब अपन गाउस का नियम, आज का जो अपना टॉपिक होगा गाउस का नियम और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो आपके पास में है गाउस लॉ, गाउस का नियम। तो टॉपिक अपना है, कल अपन ने फ्लक्स पढ़ा था, उसी से रिलेटेड अपना ये टॉपिक होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा अपना वो है गाउस का नियम। ठीक है, देखो कि अपने पास में कल फ्लक्स पढ़ा था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो फ्लक्स क्या था कि कोई भी समविद्युत क्षेत्र है, उस समविद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ अपने पास, कोई क्षेत्रफल रखा है। तो क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या थी उसी को विद्युत फ्लक्स नाम दिया था। उसी फ्लक्स को गाउस ने डिफाइन किया एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट फॉर्मूला दिया। इन्होंने कहा कि अपने पास कोई एक क्षेत्रफल है या कोई बंद पृष्ठ ले लो कि कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर क्या उपस्थित है, उसके अंदर आवेश उपस्थित है। वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अगर आवेश होंगे तो वहां पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। और जहां विद्युत क्षेत्र है वहां विद्युत बल रेखाएं हैं। तो जो आपने क्षेत्रफल लिया है उस क्षेत्रफल से, जब क्षेत्रफल के अंदर आवेश है तो वहां से विद्युत बल रेखाएं या तो बाहर जाएंगी या अंदर आएंगी। तो विद्युत बल रेखाएं अगर किसी क्षेत्रफल से बाहर जा रही हैं या अंदर आ रही, मीन्स गुजर रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स बन गया वहां पे। इसी फ्लक्स को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया। क्या कहा कि कोई मेरे पास में एक इस प्रकार से देख लें, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज रखे हुए हैं। जैसे कि मान लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 है, एक Q4 है, एक Q5 है। ये ऐसे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। अरे जब यहाँ पे चार्ज हैं तो इसके अंदर परिणामी आवेश भी बचेगा। ठीक है, परिणामी आवेश भी बचेगा, और आवेश बचेगा तो यहां से विद्युत बल रेखाएं या तो बाहर जाएंगी या अंदर आएंगी। तो उस सिचुएशन में फ्लक्स भी होगा। तो वो फ्लक्स क्या होगा, देखें कि गाउस ने जो नियम दिया, इस नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ, ये पृष्ठ आपने काल्पनिक लेना क्योंकि किसी भी आकृति का हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को डिनोट किया है अपन ने फाई ई से। उस काल्पनिक पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, केवल मैंने एक नाम पे जोड़ दिया, परिबद्ध कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे, समेशन क्यू और 1/एप्सिलॉन0, क्या 1/एप्सिलॉन0 के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से होता है। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी दूसरी फॉर्म अगर अपन बताना चाहें तो क्या कहेंगे दूसरे तरीके से कि विद्युत फ्लक्स से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स से उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको अपन एप्सिलॉन0 से डिनोट करते हैं, के अनुपात के बराबर होता है। और इसी को क्या कहते हो भैया आप, इसी को कहते हो गाउस का नियम। तो बड़ा ही इजी है कि गाउस के नियमानुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत होने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन0 के अनुपात के तुल्य होती है। तो फाई ई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन0। जहां पे एप्सिलॉन0 मैंने बोला है, एप्सिलॉन0 है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। ठीक है, ये आपके पास होता है। और समेशन क्यू है कुल आवेश, जो जितने भी आवेश वहां रखे उनका बीजगणितीय योग अपन निकालेंगे। ठीक है, इसकी अगर आप ये बात कहें कि केवल वहां पे एक ही आवेश रखा है Q, अगर एक ही आवेश रखा हुआ है तो उस सिचुएशन में फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन0। ये भी सही है।
ठीक है, फ्लक्स का मात्रक वही रहेगा जो वो आपके पास में कल अपन ने पढ़ा था। मात्रक अपने पास में सेम वही मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब इसकी अनदर फॉर्म लिखना चाहो तो क्या बनेंगे, देखो आप लोग क्या जानते हैं कि आपके पास में तो इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कि आपके पास k होता है, k इज इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 होता है अपने पास। तो यहां से अगर 1/ε0 की वैल्यू फाइंड करें तो क्या मिलेगी आपको 4πk, क्या मिलेगा 4πk। तो ये मान वहां रखें तो आपके पास फाई ई बराबर क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास समेशन q अपॉन एप्सिलॉन या q अपॉन एप्सिलॉन, यही था। तो इसकी जगह रखोगे आप तो क्या बचता है आपके पास में, केवल q बचेगा और मल्टीप्लाई में ये तो बनता है 4πk q, ये आपके पास बन जाता है। ठीक है, अनदर फॉर्म अगर आप मीडियम में लिखते हो तो किसके लिए लिखें, अगर अपने माध्यम में, तो माध्यम में लिखोगे उस सिचुएशन में क्या होगा, फाई ई बराबर ऊपर क्या था q और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और जब माध्यम अपन लेते हैं तो एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप गाउस के नियम को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हो। क्लियर है, तो गाउस का नियम बड़ा ही इजी है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, देखें क्या होता है अपने पास में, आपने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ लिया था ये वाला, ठीक है, और किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, पहला पॉइंट अपना ये बनता है कि गाउस ने अपने प्रयोग के लिए काल्पनिक बंद पृष्ठ का विचार किया, एक इमेजिन किया, जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। कैसी भी आकृति का हो सकता है और किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था, तो पहला लिख सकते हो आप, पहला पॉइंट किसका था, गाउसियन पृष्ठ का था। पहला पॉइंट अपने पास किसका था, गाउसियन पृष्ठ का। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर जो फ्लक्स निर्गत होगा वो इसकी आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, वो निर्भर करता है किस पे, जो इसमें आवेश उपस्थित है। क्योंकि अपना फॉर्मूला था कि फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो जो यहां पर क्यू बचता है ना, इस क्यू पर डिपेंड करा कि कितना क्यू इसके अंदर आपके पास में बचेगा। जैसे कि मान लो यहां पर 5 कूलम आवेश आपके पास बचता है तो 5 के अनुसार विद्युत फ्लक्स होगा। अगर आपके पास 10 कूलम आवेश बचता है तो 10 के अनुसार विद्युत फ्लक्स होगा। बात क्लियर है, ओके। दूसरा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ये बात अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। कैसे होगा, देखें ये काल्पनिक पृष्ठ है, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज रखा है, लास्ट में आपने परिणामी आवेश अगर धनात्मक बचता है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बाहर की ओर। कैसे होगी, बाहर की ओर। तो जब पॉजिटिव होगा तो बाहर की ओर और साथ ही वो निर्गत फ्लक्स होगा। कैसा फ्लक्स होगा, निर्गत, और साथ में कैसा होगा, धनात्मक फ्लक्स होगा। अगर नेगेटिव चार्ज बचता है इसके अंदर, ऋणात्मक आवेश परिणामी होगा, तो उस सिचुएशन में विद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी, और विद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी तो उस सिचुएशन में आपके पास फ्लक्स भी कैसा होगा, नेगेटिव। और जो आप कहें कि यहां पे फ्लक्स कैसा होगा, आ रहा है, इनकमिंग होगा। कैसा होगा, इनकमिंग होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर भी इसका यूज है। एक नाम अपने इसमें जोड़ दिया था कि परिबद्ध, मतलब जो इसके द्वारा ही बाउंड है, इनक्लोज्ड है, वही आवेश इसमें साझेदारी करेंगे, भागीदारी निभाएंगे। अगर अपन बात करें कि सपोज दैट मेरे पास में एक ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में 10 कूलम आवेश रखा हुआ है और इसके जस्ट बाहर 50 कूलम आवेश रखा है प्लस का, तो जो फ्लक्स दिया जाएगा फाई ई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये जो फ्लक्स है ये केवल इस 10 कूलम पे निर्भर करेगा। इस 50 कूलम का इस फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। बात समझ आई।
तो बाहर गाउसियन पृष्ठ के बाहर जो भी आपके पास आवेश रखा है उसका गाउस के नियम के फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता। तो ये कुछ अपने पास पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होनी चाहिए गाउस के नियम से संबंधित। अब गाउस के नियम के नेक्स्ट आते हैं अपने पास अनुप्रयोग। तो गाउस ने एकविमीय, द्विमीय और त्रिविमीय तीनों प्रकार के चालक लिए और तीनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न किया। ठीक है, एकविमीय में अपने पास कोई रेखीय चालक तार आएगा, द्विमीय जब अपन लेंगे तो क्या अपने पास एक प्लेट होगी, ठीक है, चालक और अचालक दोनों टाइप से, और त्रिविमीय लेंगे तो अपने पास एक गोला होगा। तो फर्स्ट जो अपना अनुप्रयोग है वो एक रेखीय चालक तार के लिए होगा। लेकिन कुछ बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए जब अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं उससे पहले कि किस प्रकार से अपने को फाइंड आउट करनी है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है, क्या अनुप्रयोग है वो अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे करना है, देखो बड़ा सिंपल है। जब गाउस का नियम का यूज होगा तो अपने पास पता कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज होगा। साथ ही फ्लक्स की अपने एक डेफिनेशन और भी पढ़ी थी, फॉर्मूला कल लास्ट वीडियो में देखा था कि फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इन दोनों का अपन यूज करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट तो अपन क्या करेंगे कि जो भी आपने एक चालक लिया है, जैसे कि मान लो मैंने यही चालक लिया, तो इस चालक के कारण जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो और ये आवेशित है चालक, तो इस बिंदु पर सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। व्यंजक अपन बाद में निकालेंगे, तो वो डायरेक्शन जो भी है जैसे आएगी उस प्रकार से अपन निकालेंगे। सेकंड पॉइंट अपने पास ये रहेगा कि जो आपने चालक लिया था उसके चारों तरफ एक आप गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, गाउसियन पृष्ठ। अरे भाई कैसा भी हो सकता है, काल्पनिक है तो कैसा भी अपन मान सकते हैं। तो एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। फिर गाउसियन पृष्ठ अगर समरूप है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके अलग अलग भाग हैं तो भिन्न भिन्न भागों पर अपन ऐसे भागों का चुनाव करेंगे जिनके साथ जिनके क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल को डीएस से करते हैं, उसकी डायरेक्शन वेक्टर होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये दो अपने पास होंगे। तो दो पॉइंट यहां पे मुख्य हैं। पहला पॉइंट तो ये कि आप ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करेंगे जिन पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सब पे क्या रहनी चाहिए, नियत, अर्थात क्या रहनी चाहिए, समान। ऐसा नहीं कि एक पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है दूसरे भाग पे अलग है, नहीं, सब पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और जो आपने क्षेत्रफल ले रखा है, जो आपने चुनाव कर रखा है जिस भाग का, उसकी दिशा के मध्य का कोण या तो कितना होना चाहिए 0 डिग्री और या फिर कितना होना चाहिए 90 डिग्री। बात समझ में है क्या, या तो 0 डिग्री या 90 डिग्री। ये दोनों शर्त अगर अपने पास हैं तो क्या होगा, उस सिचुएशन में अपन इसके अनुप्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपन याद रखेंगे और अपन फर्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है उस पे अपन चलते हैं। गाउस के नियम का अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक अनंत रेखीय, अनंत लंबाई का होगा, और एक रेखीय आवेशित तार अपन लेंगे, आवेशित है, उससे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी एक बिंदु पर। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो अपने को मैंने बताया कि आपको एक निकाय लेना है और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखें, तो मैंने माना कि मेरे पास में एक क्या है, एक तार है, अनंत लंबाई का है, नीचे की तरफ आप बढ़ा सकते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, और उसमें से एक भाग मान लिया, एक टुकड़ा आपने लिया है जिसको मैंने ए बी नाम दिया और लंबाई एल ले ली। तो माना कि अनंत लंबाई के एक तार का भाग
ए बी है जिसकी लंबाई एल है, जो प्लस क्यू आवेश से, कितने आवेश से, प्लस क्यू आवेश से समरूप आवेशित है, तो ये समरूप आवेशित है, ठीक है। आवेशित होगा तो विद्युत क्षेत्र होगा चौरा, और विद्युत क्षेत्र होगा तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वही अपन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो दूरी अपन लेंगे, तो जो आपने वायर लिया उसके लगभग मध्य बिंदु से, लगभग मध्य बिंदु से, तो लगभग मध्य बिंदु मैं ये मान लेता हूं, इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु P है, लंबवत दूरी है ये, लंबवत दूरी आर पर कोई बिंदु P है, मैंने इसको O नाम दे दिया, मध्य बिंदु O है, इससे लंबवत दूरी आर पर कोई बिंदु P है, जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा निकालनी है। तो पहले अपन दिशा निकाल रहे हैं, कंप्लीट के कारण दिशा निकालते हैं अपन, तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, उसको अल्पांशों में विभाजित करके छोटे पीसेस के कारण दिशा निकालेंगे। कोई भी अपन जब एप्लीकेशन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो कंप्लीट अगर समरूप है तो उसके कारण निकालने से पहले एक अल्पांश अपन लेते हैं, एक छोटा स्मॉल अवयव लेते हैं, उसके कारण अपन निकालेंगे। तो देखें, मैंने इसके लास्ट एंड ये जो माना है, यहां पर एक छोटा अवयव ले लिया मैंने, कितनी लंबाई का, डीएल लंबाई का, डीएल लंबाई के लिए, तो इस पर आवेश भी होगा कुछ, मैंने कह दिया इस पर कितना आवेश है, डीक्यू आवेश है, ठीक है। तो इस डीक्यू आवेश के कारण कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन लोगों ने पढ़ी है भाई, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है, क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के है कांस्टेंट, क्यू वह है चार्ज जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो, आर उस आवेश और परीक्षण बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो ये वाली है आर आपके पास, ठीक है, ये वाली आर है, जो कि यहां पर आर नहीं, आप कुछ और मान सकते हो, आर अपन ने ये मान रखी है, अक्ष मान ली। इसी प्रकार से अब देखो, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कैसे आएगी, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण विद्युत बल रेखाओं की दिशा सदैव बाहर की ओर होती है, और उस रेखा के अनुदिश, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, इसके कारण मैंने इसको नाम दे दिया डीई वेक्टर, मैंने क्या नाम दे दिया इसको, डीई वेक्टर नाम दे दिया, क्लियर है। अब इसके कारण दिशा आ गई, अब कोई दूसरा एलिमेंट लेके देखें कि उसके कारण भी दिशा समान आती है, तब तो ठीक है, डिफरेंट आती है तो उसका अपन नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो देखें, जस्ट इसके ऑपोजिट सिरे पर समान दूरी पर मैंने क्या लिया, कोई दूसरा अल्पांश समान लंबाई का, कितनी लंबाई का, डीएल, अरे लंबाई समान है तो ये जो आपने तार ले रखा है इसका रेखीय आवेश घनत्व जो लेमडा है वो समान रहेगा, भाई घनत्व आपके पास में समान है, तो यहां से डीएल, अब डीएल है तो इस पर आवेश कितना होगा, डीक्यू, चार्ज सेम है, ये आपने डिस्टेंस सेम ले रखी है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कितनी, अक्ष से, और पॉजिटिव चार्ज ही ये है, तो इसके कारण भी धारा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे आएगी, बाहर की ओर, तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाती है, इसके कारण डीई वेक्टर हो जाती है। बोलो बात समझ में आई क्या, देखो दोनों के कारण दिशा अलग अलग आई है लेकिन परिमाण समान होगा, कैसे, देखो ऊपर वाले के कारण अगर अपन निकालते हैं तो क्या आता है, डी क्यू, के डी क्यू अपॉन अक्ष स्क्वायर, डीई वेक्टर, ठीक है, वेक्टर हटा देते हैं एक बार, और नीचे वाले कारण निकालते हो तो डीई बराबर फिर से के, आवेश वही डी क्यू और अपॉन दूरी वही अक्ष स्क्वायर, दोनों के कारण परिमाण समान है लेकिन देखो दिशा अलग अलग है। अरे तो अपने को तो एक बिंदु पर एक ही दिशा हो सकती है, एक ही दिशा हो सकती है, तो फिर क्या करें, तो फिर इसको अपन घटकों में वियोजित करेंगे। तो मैंने कहा कि दोनों जो अल्पांश है वो बिंदु इस P के ऊपर है, थीटा कोण बना रहे थे, कितना कोण बना रहे हैं, थीटा, ठीक है, तो यहां पर इसको घटकों में वियोजित करें, और कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके दोनों तरफ घटक होते हैं, घटकों के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। तो देखें, इस वाले का एक घटक हो जाएगा अपने पास ये, एक घटक होगा ये, इस वाले का एक घटक हो जाएगा ये, और दूसरा घटक होगा ये। घटकों का निर्धारण करने के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल थीटा है तो ये शीर्षाभिमुख थीटा, और ये भी कितना, थीटा, जिसके साथ थीटा वहां पे कोस कंपोनेंट और नहीं है वो साइन वाला, तो ये क्या बन जाएगा, डीई कोस थीटा, ये क्या बनेगा, डीई कोस थीटा, ये बन जाएगा डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा। देखो डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तो ये वाली डायरेक्शन तो कैंसिल आउट,
डी कोस थीटा डी कोस थीटा, परिमाण भी समान और दिशा भी समान, तो ये वाली परिणामी दिशा आ गई। केवल यहां पे दिशा निकालनी है आपको। तो रिजल्ट क्या मिला अपने को? रिजल्ट मिला है कि जो डायरेक्शन आपको मिलती है वो डायरेक्शन क्या मिलती है, जो आपने तार ले रखा है, जो चालक आपने ले रखा है, उस चालक के लंबवत, ये लंबवत थी, लंबवत बाहर की ओर। कैसे बचेगी? चालक के लंबवत बाहर की ओर। तो परिणामी जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा वो बचेगी। तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हो गया कि जो डायरेक्शन अपने को निकालनी थी वो अपने पास आ चुकी है। अब डायरेक्शन जैसे ही पता चल जाती है, फिर अपन क्या करेंगे? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कैसा भी हो सकता है, यहां पे अपन एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ठीक है? उस पर अपन देखो क्या होता है। तो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि माना कि एक स्मॉल आर त्रिज्या का और एल लंबाई का या एल ऊंचाई का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, जो कि इस तार के बाहर स्थित है। किस प्रकार से? देखो, तो यहां पे मैंने कंसीडर किया है कि ये एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया, जो तार है वो माना इसकी अक्ष पे रखा है, तभी तो अपने लंबाई एल ली है, तो ये इसकी अक्ष हो गई, जहां पे वायर रखा हुआ है, और त्रिज्या जो है वो इसकी आर है। तो त्रिज्या ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये जो त्रिज्या है ये कितनी है? आर। और अपने को याद हो तो देखो आर दूरी पर बिंदु पी रखा हुआ है, आर दूरी पर बिंदु पी है, इसका मतलब पी कहां होगा? पी होगा इसके बाहर वक्र पृष्ठ पर। कहां होगा? वक्र पृष्ठ पर। यहां पर बिंदु पी होगा, ये ओ हो गया, ठीक है? इस प्रकार से एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लिया, जो कि एल लंबाई का है और आर त्रिज्या का है। तो एल लंबाई का है तो एल इसकी वायर की जो टुकड़ा आपने ले रखा था उसकी लेंथ है, तो इसकी अक्ष पर आ गया, और आर त्रिज्या है तो वो वाला बिंदु उसके कहां आएगा? वक्र पृष्ठ पर आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो आपने गाउसियन पृष्ठ लिया, इसमें आप भाग देखेंगे, क्या सभी एक जैसे हैं? ऊपर वाला भाग वर्ताकार, फिर ये बाहर वक्रीय पृष्ठ, ये भी वर्ताकार, मतलब 3 प्रकार के भाग हो गए जिनकी दिशा डिफरेंट है। कोई भी अगर आप क्षेत्रफल का चुनाव करते हैं तो वो ऐसा लेना जिसकी डायरेक्शन और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में कोण जो बने वो या तो 0 हो या 90 डिग्री हो, वही क्षेत्रफल का चुनाव करना है। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो अपने अभी निकाली है, लंबवत बाहर की ओर है। जो आपने, जैसे मान लो ये वायर है, इसके चारों तरफ गाउसियन पृष्ठ है, तो लंबवत बाहर की ओर, हर तरफ एक लंबवत बाहर की ओर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अब यहां पे जो पृष्ठों का चुनाव करेंगे वो देखें। एक पृष्ठ मैं ले लेता हूं वर्ताकार S1, दूसरा पृष्ठ मैंने ले लिया वर्ताकार S2, और तीसरा पृष्ठ जो वक्रीय समरूप है वो वाला पृष्ठ ले लिया, ये वाला S3, ठीक है? इनकी डायरेक्शन, इन पे कोई अल्पांश लेंगे क्योंकि अल्पांशों से अपन फ्लक्स निकालते हैं, फिर अपन उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके ऊपर एक यहां पर मैंने अल्पांश लिया, तो अल्पांश की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ds1 वेक्टर। अरे क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है, तो यहां पे कोई आपके पास बेलनाकार पृष्ठ, तो उसका क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर ऊपर की साइड में होगी, ठीक है? और इस पॉइंट पर ये हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। अगर S2 पर कोई अल्पांश लेते हो तो उस अल्पांश की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? लंबवत बाहर की ओर, तो लंबवत बाहर नीचे की तरफ हो जाएगा यहां पे ds2 वेक्टर। और इस पॉइंट पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखो कैसे है? लंबवत है। तो लंबवत वाली अपने पास सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। S3 का अगर देखें तो यहां पर मैंने कोई अगर अल्पांश लिया है, मान लो ये अल्पांश लिया है, तो इस अल्पांश की डायरेक्शन हो जाएगी ds3 वेक्टर, लंबवत बाहर की ओर।
ई की दिशा भी इसी दिशा में है, तो 0 डिग्री हो गया यहां पर थीटा और यहां पर हो गया 90। मतलब अपना जो कंडीशंस थी वो सारी फॉलो हो रही हैं। अब देखें नेक्स्ट, अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले अपन फ्लक्स की परिभाषा से देखेंगे कि क्या फ्लक्स का फॉर्मूला था, फिर गाउस के नियम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्लक्स की परिभाषा से तो लिखेंगे अपन, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या बनेगा, फाई ई बराबर क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये आपके पास होता है। अब यहां से डॉट हटाओगे तो आएगा कोस, कोस के साथ में आएगा थीटा, थीटा होता है ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है। अब यहां पे ये कंप्लीट के लिए है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है कंप्लीट के लिए, लेकिन कंप्लीट क्षेत्रफल को आपने कितने भागों में बांट रखा है, 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो फिर इसको अपन 3 भागों के अनुसार ही लिखेंगे, ठीक है। 3 भागों में इसको डिवाइड करके लिखेंगे क्वेश्चन को। तो क्या बनता है, फाई ई बराबर, पहले कौन सा ले रखा आपने, S1, तो S1 के लिए लिखेंगे तो ई डी एस क्या बनता है, कोस थीटा, ई डी एस कोस थीटा, प्लस में क्या बनेगा, क्लोज इंटीग्रल S2 और ई डी एस कोस थीटा, प्लस में क्लोज इंटीग्रल S3 ई डी एस कोस थीटा, ठीक है। ई का मान सब पे समान है, ये कंडीशन अपन पहले अप्लाई कर चुके हैं कि ई का जो मान है वो प्रत्येक उस पृष्ठ के भाग पर समान होना चाहिए, ई का मान समान है। डीएस डिफरेंट है, जो अपन थोड़ी देर में देखेंगे। थीटा की अगर बात करें, पहले अपन थीटा निकालते हैं, तो देखो S1 और S2, ये रहा S1 और ये रहा S2, दोनों के लिए थीटा कितना है, दोनों के लिए थीटा आपके पास 0 है, तो S1 एंड S2 के लिए, S1 और S2 के लिए थीटा बराबर कितना, सॉरी 90 डिग्री है, थीटा कितना है 90, देखो ये रहा 90, ये रहा 90, और कोस 90 कितना हो जाता है, कोस 91 हो जाता है, क्लियर है। और S3 के लिए क्या बनेगा, S3 के लिए थीटा बराबर कितना 0, और कोस 0 क्या बनेगा, कोस 0, सॉरी उल्टा हो गया, ये आपके पास में 0 और ये बनता 1, ठीक है। इस प्रकार से ये वैल्यूज अपन यहां पुट करेंगे तो थीटा देखो आपके पास में S1 और S2 के लिए कोस 90 0 हो गया, 90 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 और ये वाली भी कंप्लीट टर्म क्या हो गई 0 हो गई, तो केवल और केवल आपके पास में एक ही टर्म बचती है ये वाली, तो यहां पे कोस थीटा कितना, कोस थीटा हो गया 1, तो केवल बचेगा ई डी एस। तो देखें क्या है, नेक्स्ट आपके पास बचा फाई ई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल S3 ई डी एस, इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट अपन ने फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई ई निकाल लिया। सेकंड अपने पास में क्या है, गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है, तो नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे कि गाउस के नियम से क्या लिखोगे, फाई ई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और समेशन क्यू क्या होता है, समेशन क्यू है गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, क्या है, गाउसियन पृष्ठ द्वारा। देखो गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध इस तार के ऊपर जितना भी आवेश है, ये जो भाग लिया अपन ने, जो कि कितना था प्लस का क्यू, और आवेश घनत्व इसका कितना था लेमडा, लंबाई कितनी थी एल थी, ठीक है। तो इसके अनुसार अपन इसको देखें तो देखो क्या मिलता है अपने को, इसको आप लिख सकते हो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर लेमडा की फॉर्म में लिखना चाहो तो पढ़ा था अपने आवेश वितरण में, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू अपॉन डी एल, या फिर क्या होता है क्यू अपॉन एल। तो इसकी फॉर्म में क्यू बराबर आपको क्या मिलता है, लेमडा इंटू एल मिलता है, क्या मिलता है, लेमडा इंटू एल। तो इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखें अपने पास में क्या मिलेगा, यहां से आप इसको लिख सकते हो लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2।
देखो इक्वेशन 1 भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोनों आपस में अपन इसको क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। तो लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस, ये 3 था, इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह लिखा आपने लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई कांस्टेंट है, नियत है, बाहर आ गया, डी एस इज इक्वल्स टू क्यू, सॉरी ये वाली फॉर्म लेके चलें, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये S3 का क्षेत्रफल है, S3ds, तो यहां S मिलेगा, और S3 कौन सा था, वक्र पृष्ठ। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो अपने को पता है कितना होता है, 2 पाई आर एल, कितना होता है 2 पाई आर। वैसे 2 पाई आर एच हाइट होती है, लेकिन हाइट अपन ने एल ले रखी है, रेडियस आर ले रखी है, तो क्या बनता है, तो लिखेंगे आप पे सिंस जो आपके पास है क्लोज इंटीग्रल S3 इज इक्वल्स टू, सॉरी ds इज इक्वल्स टू बनेगा S3, और S3 की वैल्यू आपको पता है 2 पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का। ये वैल्यू जब अपन यहां पुट करेंगे यहां पे, तो देखो क्या वैल्यू बनती है, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा आपके पास, E बचेगा, तो E इज इक्वल्स टू कितना, लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अपने को 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बनाना है, तो यहां 4 पाई चाहिए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा E बराबर 2 के लेमडा और अपॉन में क्या R बनता है। ये वाली आपको इक्वेशन मिलती है। तो ये जो E आया है, ये R लंबवत दूरी R पर क्या आया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है। क्लियर है इतना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में बनेगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन R और R कैप, जहां पे R कैप क्या है, एक एकांक सदिश जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। अब R के साथ देखो कैसे वेरी कर रही है, आवेश का यहां पर कोई भी योगदान नहीं है, आवेश पे डिपेंड नहीं करती, आवेश घनत्व पे डिपेंड करती है, लेकिन दूरी के साथ परिवर्तित हो रही है। कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ किस प्रकार से मिलता है अपने को, ये R और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, कैसे है, E व्युत्क्रमानुपाती R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 पावर के, तो किस प्रकार से इसको ग्राफ मिलेगा आपको, इस प्रकार से मिलता है E व्युत्क्रमानुपाती R। तो ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होती है कि गाउस का नियम के अनुसार कोई अनंत रेखा आवेशित तार लेते हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होगी, इतनी प्राप्त होगी, कितनी, E इज इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन R, जहां के कांस्टेंट है लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व है, और R क्या है, R है वो लंबवत दूरी या कह दो प्रेक्षण बिंदु से, तार से प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट हुई। केवल 2 एप्लीकेशन इसके अंदर और हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो इसे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उन तक अपना वीडियो पहुंच सके। लाइक करें, जो भी आपके फीडबैक है उनको कमेंट करें। धन्यवाद।